बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर एच.एम. बिलाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम स्कोप ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस ये करेंगे कि स्कोप ऑफ वर्क होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट की एग्जांपल के साथ मैं इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। सादा ज़ुबान में आप ये समझ लीजिए कि स्कोप ऑफ वर्क ये होता है कि जब आपने कोई घर बनाना है, कोई दुकान बनानी है, कोई प्लाजा बनाना है, या कोई वर्कशॉप बनाना है, या कोई वेयर हाउस बनाना है, तो सबसे पहले आप ये क्लियर करेंगे कि आपकी डिमांड क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग के ऊपर फिनिशिंग आइटम में कलर कौन कौन सा लगेगा, और उसके बाद वहाँ पे विंडो के साइजेस क्या होंगे, डोर के साइजेस क्या होंगे, जो फ्लोरिंग होनी है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, टाइल किस ब्रांड की लगनी है, किचन की एसेसरीज किस ब्रांड की लगनी है, बाथरूम की जो एसेसरीज हैं वो किस ब्रांड की लगनी है। ये बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क में आता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं इस पे आपको समझाऊंगा कि स्कोप ऑफ वर्क होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आपने स्कोप ऑफ वर्क बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ना किया हो, याद रही कि ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट, ये एक आम कॉमन मैन के लिए भी है, क्योंकि वो क्लाइंट होता है। जब आपने घर बनाना है किसी इंजीनियरिंग फर्म के साथ मिलके, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर करना है, तो हर चीज़ आपकी लिखी पढ़ी होनी चाहिए। तो स्कोप ऑफ वर्क बेसिकली जो है एक आयरन ट्रायंगल है, जिसमें कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी को हम देखते हैं। तो आपका जो स्कोप है वो कॉस्ट के साथ भी डायरेक्टली लिंक करता है, टाइम के साथ भी डायरेक्टली लिंक करता है, और क्वालिटी के साथ भी डायरेक्टली लिंक करता है। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो स्कोप है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले उसका मॉडल डिफाइन किया जाएगा कि आपने किस मॉडल की गाड़ी लेनी है, उसका जो कितने सीसी का उसका इंजन हो, और उसके बाद उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी कितनी हो, और उसका कलर कैसा हो। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है क्लियरली कि आपने घर जो बनाना है उसके में कमरे कितने हों, उसका साइज, कमरों के साइजेस क्या होंगे, हाइट क्या होगी, लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, एच एंड एवरीथिंग आपने इसमें मेंशन करनी है, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में आती है। उसके बाद अगर जो स्कोप का जो इम्पेक्ट है, चूँकि ये डायरेक्टली लिंक करती है टाइम के साथ और कॉस्ट के साथ भी, तो अगर तो आपका स्कोप इंक्रीज़ हुआ है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका टाइम भी बढ़ेगा, और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एक रूम बनाना था, क्लाइंट कहता है जी नहीं सिर्फ मुझे 2 रूम बनाने हैं, तो स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज़ हो गया। जब स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज़ हुआ तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है तो डेफिनेटली उसको एक कमरा बनाने के लिए आपको 10 दिन चाहिए थे, तो 2 कमरे बनाने के लिए आपको 20 दिन चाहिए होंगे, तो आपका टाइम भी इंक्रीज़ कर गया। जब आपका टाइम इंक्रीज़ कर गया तो क्वालिटी भी उसी तरह से इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपके पास काम करने को दिन ज़्यादा हैं। और अगर आपका स्कोप डिक्रीज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 बाई 10 का ही कमरा बनाना था पहले, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे ये 5 बाई 5 का कमरा बनाना है, तो स्कोप चूँकि डिक्रीज़ हुआ, जब स्कोप डिक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, टाइम भी डिक्रीज़ होगा, और क्वालिटी भी उसी तरह से डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि जो आपका स्कोप है, चूँकि ये मेजर पार्ट है आपके प्रोजेक्ट का, तो उसमें हर चीज़ अगर कोई चेंज होती है, कोई एरर है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, और आपको लिटिगेशन में भी जाना पड़ सकता है। तो आपने इसलिए स्कोप को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना है। मैनेजमेंट में नंबर 1 पे चीज़ आ जाती है कि आपने उसका प्लान, स्कोप मैनेजमेंट आपने बिल्कुल डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आना है। आपने डाटा कलेक्ट करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या चाहता है, उसके विजन क्या है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं। अब जब आपने डाटा कलेक्ट करना है, वही डाटा फिर उसके बाद आपने उससे अपना स्कोप डिफ़ाइन करना है। तो जब आपका स्कोप डिफ़ाइन हो जाएगा तो आपने एक WBS क्रिएट करना है, यानी कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, मेजर आइटम्स होंगे, फिर उसके बाद मेजर आइटम्स में फिर माइनर एलिमेंट्स होंगे, उनको आपने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपने स्कोप को वैलिडेट भी करना है, यानी कि आपने जब डिफ़ाइन कर लिया कि मेरा स्कोप ये है, ये चीज़ें इसमें हैं, मैंने ये अपने इस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो आपने उसको अपने क्लाइंट के साथ भी वैलिडेट भी करवाना है, इंश्योर भी करवाना है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं ना,
अमूमन होता यह है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे रेड कलर की कुर्सी चाहिए, आप कुर्सी की 4 टांगें हों और पता चलता जी येलो कलर की 3 टांगों वाली कुर्सी जा रही है। तो हर चीज़ को आपने डॉक्यूमेंट करना है और हर चीज़ को आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि आपने कब कब क्या क्या काम करना है, और उसको आपने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करना है कि भाई मैं ये समझा हूँ, आप भी क्या यही समझे हैं। तो जिस तरह कहते हैं ना कि वो सरकार और फौज एक 1 पेज के ऊपर है, तो आपने भी, क्लाइंट ने भी और इंजीनियर ने भी, या कोई कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर, उसने 1 पेज पे आना है, एक पेज पे आके साइन और सिग्नेचर ज़रूर कर लेने हैं। उसके बाद आपने उस स्कोप को कंट्रोल भी करना है। ये ना हो कि आपका क्लाइंट कह दे कि भाई साइन स्टैंप हो गया और उसके बाद क्लाइंट कहता है जी ठीक है जी ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद उस स्कोप को वो चेंज कर देते हैं। जब स्कोप को वो चेंज करेगा तो डेफिनेटली या तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी या कम होगी, तो या तो आपको नुकसान हो सकता है या आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपने इसको कंट्रोल लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि मैं रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि हमने एक स्कूल बिल्डिंग इस्लामाबाद में, उसका टोटल एरिया 50,000 स्क्वायर फीट था। तो आप इसमें देख रहे हैं 2 कॉलम्स हैं, एक है इनिशियल स्कोप और उसके साथ ही फिर कॉलम पे शो हो रहा है फाइनल स्कोप। अब हमारा जो इनिशियल स्कोप था वो था 45 कॉलम्स ऑफ स्ट्रक्चर आर इन पीईबी, यानी कि टोटली स्टील स्ट्रक्चर में वो हमने कॉलम्स उसके लगाने थे, और फिनिशिंग वर्क नॉट इंक्लूडेड, यानी कि उस प्रोजेक्ट में हमने फिनिशिंग का काम बिल्कुल नहीं करना था। तो बाद में स्कोप जब चेंज हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आपका स्कोप चेंज हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और उसके बाद आपके क्लाइंट के साथ भी आप टेंशन में आ सकते हैं। तो अच्छा, फाइनल स्कोप क्या था हमारा जी? फाइनल स्कोप में क्लाइंट ने कहा कि भाई इसमें आप जो 23 कॉलम्स हैं ना वो आप आरसीसी में ले जाएं, कन्वेंशनल में, और 15 जो रिमेनिंग है वो पीईबी में ले जाएं, और आपका जो फिनिशिंग वर्क है वो भी इंक्लूडेड होगा आपके स्कोप में। तो पहले कुछ था और बाद में कुछ। जब स्कोप चेंज हुआ तो उसका मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ तो क्या हुआ। अब इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि हमारा जब स्कोप चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना हमारा स्कोप, तो टाइम भी इंक्रीज़ कर गया, यानी कि 50 दिन हमारा प्रोजेक्ट ही डिले हो गया, उसका टाइम बढ़ गया। और उसके बाद जो हमारी कॉस्ट है वो भी 4 मिलियन हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई उस वजह से, क्योंकि स्कोप बढ़ गया था। तो अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज़ करता है तो आपकी टाइम और कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी, और क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी। उसकी वजह यह है कि आपको रीवर्क करना पड़ सकता है, कुछ अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, डिज़ाइन में चेंजिंग आपको करना पड़ती हैं। तो जब आपका टाइम जो है इंक्रीज़ हुआ तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उससे क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है अगर आपका टाइम बढ़ जाता है। अब इसमें देखें, टेबल आपको शो हो रहा है। टेबल में हमारा जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो थी 30 मिलियन, लेकिन जब स्कोप चेंज हुआ तो फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? 35 मिलियन। तो 4 मिलियन का डिफरेंस आया। तो और लास्ट पे ये आपको उसके प्रोजेक्ट की तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि बेसिकली ये हमने प्रोजेक्ट चूँकि हमारा 50 डेज़ डिले हो गया था, तो अब उसकी वजह से फाउंडेशन वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ जनवरी 2021 में, जो कि हमने करना था नवंबर 2020 में, यानी कि नवंबर 2020 में उसको प्लान था कि हम कंप्लीट करेंगे। स्कोप बढ़ा तो वो डिले हो गया। इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ एंकर बोल्ट, हमारा प्लान ये था कि हम उसको दिसंबर 2020 में करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब स्कोप चेंज हुआ तो वो हम फरवरी 2021 में जाके उसको कंप्लीट किया। तो इसमें आप इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन ना हो कि आपने करना क्या है तो नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। पहली वजह ये होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, आपका डिज़ाइनर क्या चाहता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, आपको पता ही नहीं रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक अपने प्रोजेक्ट आपको मिला, आपने उस प्रोजेक्ट को बगैर प्लान किए आपने स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से मैसअप तो होंगे। और उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन एक बड़ी वजह होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यानी कि इंटरनल ये है कि आपकी कंपनी के वो 5-7 एम्प्लॉय हैं, जो जितने पे स्टाफ मेंबर्स हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, एक दूसरे के साथ पता ही नहीं है कि क्या करना था क्या हो गया। चूँकि हर काम लिंक होता है, डिज़ाइनर ने अपना काम करना है, प्लानिंग इंजीनियर ने अपना काम करना है, प्रोक्योरमेंट वाले ने अपना काम करना है। तो पुअर कम्युनिकेशन।
और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन, आप अगर इंजीनियरिंग कंपनी है तो आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ भी होनी ज़रूरी है। तो आप अपने क्लाइंट को बेहतरीन अंदाज में कन्वे नहीं कर पा रहे और वो भी आपके साथ इन टच में नहीं है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और उसके बाद आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेटेस्ट आपके पास टूल्स नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने हैं, आपने कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, वो उसकी कमी हो सकती है। और उसके बाद फेल टू मैनेज एंड कंट्रोल, आपका जो स्टाफ है वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाया, रिसोर्सेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जो चीज़ लगनी थी 5 रुपये की, आपका बंदा वहाँ पे 10 रुपये की चीज़ लगा के आ गया। तो अगर आप मैनेज और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर भी नुकसान होगा। और उसके बाद आपने एक और बड़ा अहम पार्ट होता है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना होता है कि आपने पिछले प्रोजेक्ट पे क्या गलतियां की थी और नेक्स्ट आप इसको कैसे सुधारेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब लास्ट पे मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि हार्डली 5% ऑफ कंपनीज बिकम सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग 100% ऑफ देयर प्रोजेक्ट, यानी कि सिर्फ 5% ऐसी कंपनियाँ हैं जो 100%, सिर्फ 5% पूरी दुनिया में जो अपना 100% अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कामयाबी से कंप्लीट करती हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ 5%। और 57% प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की कमी की वजह से। जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसी वजह से भी हमारे 57% जो प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 44% प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो लेटेस्ट टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, प्लानिंग के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो यूज़ ही नहीं करते, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आपने जब भी कोई काम शुरू करना है, हर चीज़ आपने रिटन फॉर्म में लेके आनी है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो। आपने अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट के साथ कंसल्ट करते हैं, पढ़ते हैं जाके वहाँ पे कि लिखा क्या हुआ था। फ़ोन पे और वर्बल कम्युनिकेशन पे आप कमिट जो करते हैं वो तो भूल जाता है, ह्यूमन एरर्स हैं, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट तो है नहीं कि आप कहें कि मैंने आपसे कल बात की थी। प्रोजेक्ट तो साल हर साल चलते हैं, 6 महीने का प्रोजेक्ट भी होता है और 3 साल का प्रोजेक्ट भी होता है, और कुछ प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह से 5 साल भी चलते हैं। तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, क्लियरली डिफाइंड हो कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, और उसके बाद हर चीज़ आपने रिटन फॉर्म में लेके आनी है। तो उससे आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा और फेलियर रेट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका स्कोप में प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है क्लाइंट के साथ भी और अपने कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी, अपनी टीम के साथ भी। तो आपने स्कोप ऑफ वर्क को क्लियरली डिफाइन करना है, इसके ऊपर कोई ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो कंप्रोमाइज़ रखना है। तो विद दिस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।